सूर बोलती शब्दांशी शब्द पाहती रंग स्वरांचे रूप नवे साकारू नये मैत्र से हे ताल सुरांचे मैत्र से हे ताल सुरांचे नमस्कार रसिको, आत्ता व्हायोलिनवर वाजवलेली धून तुम्ही ऐकली असेल आणि ती धून ऐकून तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल की कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्राचा आहे की मुंबई दूरदर्शन केंद्राचा आहे. तर तुमच्या शंकेचं निरसन लगेचच करतो. मुंबई दूरदर्शन केंद्र सह्याद्री वाहिनीवरचा तुम्हा सगळ्यांचा आवडता कार्यक्रम मैत्र हे तालसुरांचे हाच कार्यक्रम आहे. परंतु तो कार्यक्रम सादर करणारे सर्व कलावंत मात्र आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचे आहेत. या सर्वांशी आपण गप्पा मारणार आहोत, त्यांचं वादन ऐकणार आहोत. परंतु तत्पूर्वी आपण आकाशवाणी मुंबई केंद्राची एक छोटीशी ध्वनिचित्रफीत पाहूया. ऑल इंडिया रेडिओ आकाशवाणी चिरतारुण्याचे चैतन्य घेऊन वयाच्या 95व्या वर्षीही आनंदाने कार्यरत असलेली आकाशवाणी, लाखो रसिक श्रोत्यांचा अंतःकरणपूर्वक आशीर्वाद लाभलेली आकाशवाणी, भारतातल्या 92% भागात पोहोचणारी आणि 99.19% इतकी लोकसंख्या जिच्या सर्जनशील कक्षात येते ती आकाशवाणी. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या ब्रीद वाक्यातली प्रेरणा उराशी बाळगून गेली 9 दशकं जनमानसाचं प्रबोधन आणि अत्यंत दर्जेदार मनोरंजन करणारी आकाशवाणी. नाटक, भाषण, शैक्षणिक कार्यक्रम, आरोग्यविषयक कार्यक्रम, साहित्यविषयक कार्यक्रम, संगीत तसेच विविध वयोगटांसाठीचे कार्यक्रम, स्त्रिया, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठीचे विशेष कार्यक्रम सातत्याने करत राहणारी आकाशवाणी. तळागाळातल्या समाजाचे प्रश्न आपल्या कार्यक्रमातून निरंतर मांडत राहणारी आकाशवाणी. आज मी तिला आकाशवाणीची संपूर्ण भारतभरात 420 केंद्र आहेत. FM गोल्ड आणि FM रेनबो या फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन तत्वावर काम करणाऱ्या 2 वाहिन्या रसिक श्रोत्यांना संगीताची मेजवानी निरंतर देत असतात. 23 प्रमुख भाषांमध्ये आणि 179 बोली भाषांमधून आकाशवाणीचं काम अविरत सुरू असतं. न्यूज ऑन AIR या ॲपवरती यातली काही केंद्र आपल्याला ऐकायला मिळतात. न्यूज ऑन AIR या ॲपमुळे आकाशवाणी आता जगभरात सहज पोहोचली आहे. आकाशवाणीचा संगीत विभाग हा तर आकाशवाणीची शान. हिंदुस्थानी, कर्नाटक आणि पाश्चिमात्य संगीतातले दिग्गज कलाकार आकाशवाणीच्या परिवाराचे सदस्य आहेत. ही किती अभिमानाची गोष्ट. आज या कलाकारांच्या रूपातून विशाल भारताचं एक सुरेल प्रातिनिधिक दर्शन घडवणाऱ्या आकाशवाणीला आणि या कलाकारांना आजच्या कार्यक्रमात मानाचा मुजरा. रसिको, या सर्व वादक कलावंतांचा परिचय करून घेऊया. त्यांच्याकडून आकाशवाणीतले खुमासदार किस्से ऐकूया. संतूर वादक अनवर हुसेन खान, गिटार वादक अमित रॉय, मेंडोलिन वादक प्रदीप्तो सेनगुप्ता, व्हायोलिन वादक कैलाश पात्रा, गायक कलावंत पंडित चंद्रशेखर वझे आणि सारंगी वादक फारुख लतीफ. वझे साहेब, सुरुवात तुमच्यापासून करतो. मला असं कळलं, म्हणजे
तुम्ही जरी गाण्याच्या क्षेत्रात म्हणजे गायक म्हणून सगळ्यांना परिचित असलात तरी तुम्ही तबला देखील उत्तम वाजवता असं मला कळलं आहे. तर तबला आणि गाणं यामध्ये तुम्ही गाणं कसं काय निवडलं, काय झालं? ॲक्सिडेंटली आलो आहे खरं तर. तसं बघितलं तर मी गाणं नंतर सुरू केलं. अच्छा. माझा खरं तबलाच पहिलं. मी साधारणपणे वयाच्या 17व्या-18व्या वर्षी गाणं शिकायला सुरुवात केली. ते सुद्धा आमच्या वडिलांचा जरा दरारा होता. म्हणजे सांगण्यामध्ये जरी सौम्य आवाज असला तरी नजर आणि ह्याच्यामध्ये जो धाक की नाही म्हणूच शकत नाही. ते म्हणाले काय की आवाज तुझा बरा आहे, गाण्याला लायक आहे, गायलास तरी हरकत नाही. आणि मुख्य म्हणजे काय, तबला हे किती झालं तरी साईडचं वाद्य आहे. म्हणजे मुख्य वाद्य हा फार फार पुढचा आहे, सगळ्यांसाठी होऊ शकत नाही. आणि साथ संगतीबद्दल काय 2 ओळी येतील, समजून उमजून साथ केली किंवा अतिशय उत्तम साथ केली. पण तू गायलास तर ते भले खराब असेल पण काहीतरी त्याच्यावरती लिहून येईल. बरोबर. बघ, विचार कर. आता विचार कर ह्याच्या मागेच होता की तू करायचंच आहेस. गाणं सुरू झालं. खरं सांगतो पहिली 3-4 वर्ष, कारण त्यावेळेस काय असतं की युनिव्हर्सिटीमध्ये मुंबई विद्यापीठात म्युझिक आपलं संगीत विभाग जो आहे तिथे आमचे किराणा घराण्याचे माझे पहिले गुरु म्हणजे पंडित फिरोज दस्तूरजी हे तिथे असल्यामुळे आणि माझ्या वडिलांचं घराणं हे तेच किराणा घराण्याचंच, त्यामुळे अनायसे तिथे आहे तर तिथे तू सुरू कर. तर पहिली 3-4 वर्ष म्हणजे BFA, तेव्हा BFA होतं, आता BA झालं आहे ते, म्हणजे बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट्स. तर पहिली 3-4 वर्ष मी वडिलांना वाईट वाटू नये किंवा त्यांना राग येऊ नये म्हणून मी रियाज करत होतो गाण्याचा. माझा तबला चालू असायचा. पण एकदा आमच्या डिपार्टमेंटलाच मी रियाज करत बसलो होतो, अजून आठवतं आहे मला, अभोगीचा रियाज करत होतो आणि मला जाणवलं की माझ्या आवाजात काहीतरी फरक पडतो आहे. ज्याला म्हणतो ना आपण आस येणं, ते असं कुठेतरी जाणवायला लागलं आहे. आणि तेव्हापासून म्हणजे साधारण 86-87 माझं इन्क्लिनेशन गाण्याकडे सुरू झालं. आणि अशी माझी मग गाणं 2000मध्ये मी विचार केला पूर्णपणे, मग तबला मी आज स्वांत सुखाय आहे आणि आता मात्र फक्त गाण्याकडे फोकस आहे. एखादी बंदिश ऐकवली तर आनंद होईल. म्हणजे आता ज्या रागाचा तुम्ही उल्लेख केलात अभोगी, तुमचा कुठलाही आवडता राग? समझ नहीं पाई अब कैसे ढूंढूं, समझ नहीं पाई अब कैसे ढूंढूं, कहा हो तुम गए सांझ भइल वाव शाम, अब घर वाव शाम, अब घर वाव शाम. श्याम घरवा
आव शाम आव घरवाम आव शाम आव घरवा आव शाम शाम आव घरवा 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 सचमुच नटखट सब तो से मानत सचमुच नटखट सब तो से मानत भूल भूलयो से सब ही भुलावत भूल भूलयो से सब ही भुलावत तरपत हम सब तुम्हारे दरस तरपत हम सब तुम्हारे दरस आव आव शाम आव घरवा आव शाम आव घरवा आव शाम आव शाम आव शाम आव शाम आव घरवा आव शाम आव शाम आव शाम आव घरवा आद वाह, क्या बात है। मैत्र से है ताल सुरांचे। अनवर भाई, आपके घर में संगीत का वातावरण था? जी, कोई साज मतलब तबला वायलिन ऐसे कोई बजाने वाला था? हमारे घर में ही मेरे पिताजी उस्ताद मिठन खान साहब वो खुद संतूर बजाते थे। अच्छा। और स्टाफ आर्टिस्ट थे वो भी जयपुर में। जयपुर ऑल इंडिया रेडियो? जयपुर ऑल इंडिया रेडियो में। अच्छा। और उनके अलावा मेरे चाचा मुंशी खां, वो उनसे भी मैंने तालीम ली है। वो सितार बजाते हैं। मेरे ताऊ यासीन खां वो वायलिन बजाते थे। यानी कि पूरे परिवार एक म्यूजिक में संगीत में ही था बोल। लेकिन फिर ऐसे क्या हुआ कि एक सितार भी आपके सामने थी, संतूर भी आपके सामने था, वायलिन भी आपके सामने था, लेकिन आपने संतूर ही चुना? संतूर क्या हुआ? करंट पीरियड लगा, इसके टोन इसका मेरे को अच्छा लगा इसका। हाँ, खास तौर पे बस ये सोच के पंडित जी को, गुरु जी को भी सुनता था मैं काफ़ी, और सुनता हूँ, वो अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने यही चुना। और बचपन से भी मेरे को काफ़ी शौक़ था। बचपन में हमारे जयपुर में जागरण होते थे। हाँ। तो मेरे को कोई साज नहीं बजाता था, मैं बच्चा था थोड़ा कर 8-9 साल का होगा, तो मंजीरे लेके वहाँ जागरण में बैठा रहता था, पूरी रात सुनता था। शौक़ मेरे को बचपन से ही है, और अभी भी शौक़ है, और सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुंबई आने का मकसद मेरा ये रहा कि यहाँ गुणी लोग काफ़ी हैं, काफ़ी जयपुर में भी है, ऐसा नहीं, यहाँ सब बड़े लोगों से, गुणी लोगों के साथ बजाने का मौका मिला। मुंबई आने के बाद काफ़ी नाम हुआ है यहाँ पे। सब ये मेरे सीनियर बैठे हैं, इनका सबका आशीर्वाद है। ये तो आपने जब शुरुआत की तब आपकी उम्र क्या थी? शुरुआत मैंने बहुत लेट करी है अभी, यानी कि 15 साल का हो गया था जब करी थी मैंने शुरुआत। तभी आपने संतूर सीखना, मतलब आपकी शुरुआत हुई? हाँ हाँ। तो पहले क्या सिखाया था आपके जो गुरु थे, उन्होंने कुछ याद है आपको? संतूर पहले राग यमनी सिखाया था मेरे को। हाँ हाँ हाँ। और नोटेशन जो होते हैं, ये पहचानना कौन सी ब्रिज पे कौन सा नोट है, कौन सा रे कहाँ है, सा कहाँ है, ये जहन में बैठाना। कोशिश ये करना है कि ऊपर देख रहे हैं या इधर देख रहे हैं, स्ट्रोक वहीं पढ़ना, गंदार पे मारना है तो गंदार पे ही पढ़ना है। तो अभी क्या सुनाएंगे आज? आपका कोई पसंदीदा राग या क्या सुनाएंगे? मेरा पसंदीदा राग है वैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कश्मीर से हाँ, जम्मू से है जी, जम्मू तो कश्मीर। वहाँ का कोई संगीत सुनाएंगे या राजस्थान का कोई संगीत सुनाएंगे, या जिसे हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं? मैं अपना इंडियन क्लासिकल ही सुनाऊंगा। हाँ। क्यों, हमारे गुरुजी ने बड़ी मुश्किल में इसको ईजाद किया संतूर को। हाँ। और वैसे तो फोक, वहाँ का भी फोक बजा सकता हूँ, लेकिन जो गुरुजी ने कराया पंडित शिव कुमार जी ने,
तो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं कोशिश करता हूँ राग परमेश्वरी का अरे वाह, थोड़ा बिल्कुल।
वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. शुक्रिया. मैत्र से है ताल सुरांचे. अमित जी, जी. आपको पूछना चाहूँगा कि जब गिटार के बारे में हम लोग सोचते हैं तो या तो पापा कहते वाले आमिर खान साहब हमारे सामने आते हैं, नहीं तो यादों की बारात जो हिंदी मूवी थी. तो आपका और ये गिटार का ये मिलाप कैसे हुआ? ना, गिटार शुरू हुआ, मेरा पिताजी एक्चुअली गिटार बजा. तो गिटार मीन्स ये गिटार नहीं, वो अलग टाइप प्रकार, लैब गिटार या स्टील गिटार, हवाइन गिटार कहते हैं. अच्छा, उन्होंने आकाशवाणी कलाकार थे. वो भी ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट थे? नॉट सर्विस में नहीं थे, बट अच्छा, ग्रेडेड आर्टिस्ट. ग्रेडेड आर्टिस्ट थे हाँ, यार के. हाँ. तो बचपन से मैं सुनता था, तो उनके साथ जाता था, फिर एक्म्पेनी भी करता था उनके साथ जाके. तो शुरुआत मेरे पिताजी से शुरुआत हुआ था. फिर उसके बाद मेरा पहला गुरुजी था रजत नंदी जी. अच्छा, फिर उसके बाद मैं गया था मुक्तिव्रत बैनर्जी. हाँ. तो उनके पास मैंने गिटार सीखा था. तो करते करते फिर रेडियो के साथ बहुत बचपन से मेरा जुड़ा हुआ था कि. तो 6-7 स्टैंडर्ड में जो था पिताजी के साथ रेगुलर मैं उनके साथ एक्म्पेनी करता था. अच्छा, तो ये करते करते आकाशवाणी के साथ एक जुड़ गया था मैं. फिर कॉलेज लाइफ में मेरा तो शौक था रॉक म्यूज़िक, उस समय का रॉक म्यूज़िक. तो अपने कॉलेज में उसका रॉक बैंड था, हम लोग उसको सब बैंड में बजाते थे उस समय. आप बजाते थे उस बैंड? हाँ, रॉक बैंड में, तो रॉक बैंड. तो फिर वो करते करते फिर मुझे थोड़ा फ्यूजन, एक बार कलकत्ता में नेताजी यूनिवर्सिटी में आनंद शंकर जी, उसका बैले ग्रुप था, काफ़ी नामचीन उसमें फ्यूजन ग्रुप आनंद शंकर. हाँ हाँ. वो सुनने के लिए मैं गया था. तो जाने के बाद उनका जो म्यूज़िक सुना, इंडियन क्लासिकल एंड वेस्टर्न म्यूज़िक का जो ब्लेंडिंग जो है, तो उन्होंने इतना सुंदर उन्होंने ब्लेंड किया था कंपोजिशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो बाद में बहुत मैं सुनता था उनका एल्बम्स, बार बार सुनता था. तो बाद में मुझे एक मौका मिला था, उनके ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गया था. तो काफ़ी साल उनके साथ में उन ग्रुप में बजा था. वो थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ था उनके साथ. फिर बाद में आकाशवाणी में आया था. आत्ता तुम्ही म्हणालात की रॉक म्युझिक तुम्हाला खूप आवडायचं, तर थोडंसं वाजवून दाखवा ना, एक माहोल बनेल. रॉक नहीं मेरा पसंद का.
क्या बात है, क्या बात है। प्रदीप तो जी, ऐसे क्या हुआ कि आपने मेंडोलिन चुना? एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरी माँ सिंगर थी, मेरे मामा, तीनों मामा म्यूज़िक में थे, तो घर में एक म्यूज़िक का माहौल था। और मेरा जो छोटा मामा वो अकॉर्डियन बजाते थे। अच्छा। तो बचपन से ही मैं देखता था। मेरा जो मामा का घर है वो जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल में है और हम लोग कलकत्ता में रहते थे। तो वैकेशन में हम लोग जब मामा के घर जाते थे तो मामा अकॉर्डियन लेके बैठ के ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स बहुत अच्छे अच्छे गाना बजाते थे। तो बचपन से मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं अकॉर्डियन सीखूं, क्योंकि तब मैंडोलिन वगैरह छोटा था, स्कूल में जाता था, तो अकॉर्डियन देखता था तो मुझे लगता था ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये सीखना चाहिए मुझे। शायद हाँ ये सीखना चाहिए। तो घर में ज़िद किया था मम्मी को, मैं बोला मुझे अकॉर्डियन सीखना है, खरीद के दो। टाइम हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में एक अकॉर्डियन खरीदना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है। और मेन बात है कि वहाँ मिलना, कलकत्ता में वो इंस्ट्रूमेंट मिलता नहीं। आज भी अकॉर्डियन, मैंडोलिन, ये सब इंस्ट्रूमेंट बाहर के सब इंस्ट्रूमेंट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मामा को कहा कि तू जरा समझा इसको, ये अकॉर्डियन हम लोग कहाँ से ला के देंगे, तो कुछ दूसरा कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो उसको समझा तू। हाँ, तो मामा ने मुझे कहा देख अकॉर्डियन मत सीख, अकॉर्डियन डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैंडोलिन कहते हैं। अच्छा। वो सीख। अच्छा, मुझे उस टाइम मैंडोलिन के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंडोलिन देखने में कैसा होता है, क्योंकि वैसे आज भी आप देखेंगे मैंडोलिन उतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे बोलता हूँ किस तरह से इसका प्रचार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम तो बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, एक खाली दूरदर्शन था, वो भी बहुत बाद में आया, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हमको पता ही नहीं था। तो मैं मामा को पूछा मैंडोलिन होता क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा तुझे मैं मैंडोलिन सुनाऊंगा। अच्छा, हमारा क्या था घर में, स्पेशली मेरा, मैं बचपन से रेडियो का विविध भारती बहुत सुनता था। कहीं भी मतलब घर में रहूं या कहीं रिश्तेदार के घर में जाऊं, विविध भारती में 3-4 प्रोग्राम मेरा फिक्स था। छाया गीत, जयमाला, ये सब प्रोग्राम मैं सुनता था। और बिना का गीतमाला, तो ये सब पुराने गाने का शौक मेरा पहले से ही था। तो उसमें ये सारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था, लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं था किसको फ्लूट बोलते हैं, किसको मैंडोलिन, छोटा था। तो मामा ने मुझे एक बार एक विविध भारती में एक धुन बजता था, फिलर म्यूज़िक, आज भी शायद बजते होंगे, तो वो फिलर म्यूज़िक मुझे उन्होंने सुनाया था। ये सुन, ये जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में जो फिलर बजता है, ये जो धुन है ये मैंडोलिन है। आपको याद है वो धुन आज? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो धुन से मेरा मैंडोलिन के प्रति प्यार हुआ और मैंडोलिन सीखना मैंने शुरू किया। सुनते हैं। कैलाशजी, सगळ्यात आधी तुमचं अभिनंदन, म्हणजे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तुम्हाला मिळाला त्याबद्दल। अब मुझे बताइए, आपका नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, तो उसके बारे में हम सभी को जानना है, क्या है? सबसे पहले तो दूरदर्शन के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं संगीत का कैरियर थोड़ा सा शुरू से शुरू करूं मेरा गांव से। बिल्कुल। तो उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा। बिल्कुल।
हमारा परिवार जो है पूरा सांगीतिक परिवार है, लेकिन प्रोफेशनल कोई नहीं है। अच्छा। हम लोग बिजनेस फैमिली है। पिताजी का बहुत शौक था संगीतकारों को प्रमोट करना, जैसे होता था। तो हमारा घर के सामने रामलीला कराते थे वो। अच्छा। जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था। और जब हुआ तो बचपन में जानते हैं, जो हमारा पिताजी थे जमींदार, तो उनका बेटा को सब रामलीला मैदान में स्टेज पे ले जाते थे कि राम 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 करके, ऐसे मुझे ऐसे ले गया। मतलब वहाँ से मैं संगीत में जुड़ गया। तो फिर धीरे धीरे चलना सीखा। फिर नेक्स्ट ईयर वो रामलीला हुआ तो फिर उससे भी मुझे ले गए। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सीखा। बचपन में गाना गाया बहुत। हमारा उड़ीसा बहुत पारंपरिक स्टेट है, बहुत सारे परंपरा उधर है। जैसे ओडिसी म्यूजिक हो गया, बहुत प्रकार डांस हो गया। ओडिसी डांस आज वर्ल्ड फेमस है। और बहुत सारे स्कल्पचर उधर है, जो पुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर, ये सब से बहुत हमारा उड़ीसा का जो कल्चर है वहाँ से पता चलता है। तो मैं कटक से 35-40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहाँ हूँ। अच्छा। हाँ, तो कोई साधन नहीं संगीत सीखने की, जानने की। क्लासिकल हम लोग ओडिसी म्यूजिक गाते थे, बजाते थे, लेकिन कोई साधन नहीं कि बड़ा संगीत, शास्त्रीय संगीत क्या होता था। एक ही चीज़ होता था, जहाँ भी देखो आप रेडियो। एक ही चीज़ कि जहाँ पर देखो संगीत क्या है ना, ये रेडियो। ये कहाँ विविध भारती बज रहा है तो कहीं कटक रेडियो स्टेशन बज रहा है, ऐसे है। और दिल्ली से कुछ नेशनल प्रोग्राम बजता था। वहाँ से धीरे धीरे हुआ। बचपन में हारमोनियम बजा के गाना गाता था, बहुत छोटा उम्र में। अच्छा। मतलब मेरे को इसलिए छोटा उम्र में बोलता हूँ आपको, हारमोनियम का बेलो को मेरा हाथ नहीं जाता था, तो कोई एक आदमी रहता था बेलो देने के लिए, मैं बजाता था और गाता था। और हमारा उड़ीसा का एक परंपरा है अप्रिसिएशन की, वो लोग पैसा देते थे। अच्छा। उस टाइम 3 पैसा 2 पैसा होते थे, तो 5 पैसा 10 पैसा कोई देते थे कुछ। वो अप्रिसिएशन, आपको एक बात मैं बताता हूँ कि घर से अप्रिसिएशन पहले मिलता है कि बच्चा अच्छा गा रहा है, फिर घर के लोग लेके बाहर बैठाते हैं, मेरे बच्चे को सुनो, मेरे बच्चे को सुनो। फिर बाहर के 4 लोग बोलते भाई ये 10 रुपये रखो, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है। फिर वो लोग भेजते दूर। ऐसे ऐसे करके मैं बॉम्बे पहुँच गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि अप्रिसिएशन ही सब कुछ है एक आर्टिस्ट के लिए। हम लोग बचपन में गाना गाए। पहले तो मैं बहुत गाना गाया, बजाया, हारमोनियम बजाया। 7 साल उम्र होगा मुझे। हर जगह हारमोनियम में मुझे लोग बुलाते थे और गाना सुनते थे। कभी कभी क्या होता है, गांव में लोग जो गाते हैं वो हारमोनियम बजाना जानते हैं, वो मेरे से खींच के हारमोनियम बजाते थे। तो वो जो 5-10 मिनट उनका भजन की ओडिसी खत्म होगा, मैं ऐसे ही बैठता था। वो मैं मन से मन इतना सोचता था कि करूँ क्या, ये समय में क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखा जाए जिसको कोई ऐसे सीखे कि प्रैक्टिस ना किए बजा ना सके। तो मेरे सामने वो एक आया, वो है वायलिन। अच्छा। कि ये एक चीज़ है जिसमें फ्रेट नहीं है, कोई फटाफट मेरे से खींच के नहीं बजा सकता। तो मैंने कंसंट्रेशन इसमें किया कि जो जो चीज़ मैंने सीखा था। फिर बहुत, आज को 40 साल पहले, तो अब क्या हुआ ना, मैंने वायलिन खरीद लिया था कैसे भी हो, एक जुगाड़ करके बजाना शुरू किया। तो मेरा घर में एक वेल्व सेट का माइक था, पुराना ज़माने में वेल्व सेट माइक। उसको लगा कि मैं बजाया, तो लोगों ने मेरा वायलिन सुन के भी उसमें भी पैसा देना शुरू किया। भाई ये तू बहुत अच्छा बजा रहा है, कि ओडिसी म्यूजिक में बजाते, मुझे जितना आता था। तो एक दिन ऐसा, मेरे बड़े भाई तबला बजाते थे, हमारा 5 बहन है, वो भी सब गाना गाते थे। तो हम लोग रात सुबह तक गाना गाते थे घर में कभी कभी। एक बार मेरा जो आज सब कुछ है, ये मान के चलिए कि मेरा सब कुछ है, डी.के. दातार जी, पंडित डी.के. दातार जी, मैंने उनको रेडियो में सुना। उनका विविध भारती में एक संगीत सरिता प्रोग्राम होता था, होता है अभी भी, जिसमें हम लोग, मैं आज किया, फारूक भाई, हम लोग सब संगीत सरिता में गाया बजाया। मैं वही सोचा कि हम बचपन में इसको सुन के ही कुछ किए थे। तो मेरे भैया को मैंने बताया, भाई ये क्या वायलिन बज रहा है, मेरा भी तो वायलिन है, ये भी तो वायलिन है, तो इनका साउंड इतना अच्छा, मेरा साउंड इतना बुरा कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे वहाँ बताया कि ये शास्त्रीय संगीत है। मैंने बोला मैं तो सब शास्त्रीय संगीत बजाता हूँ, कि मेरे को ये लगता था कि ओडिसी म्यूजिक ही शास्त्रीय संगीत है, उसके ऊपर है नहीं। फिर मन में एक जिज्ञासा रहा, कंटिन्यू रहा, कैसे सीखूँ कैसे सीखूँ। इन बिटवीन बहुत प्रतिद्वंद आया, सब कुछ हुआ। किसने मुझे बोला, जे तुमको वायलिन सीखना है तो दातार जी के पास चले जाओ, और दातार जी के पास वायलिन सीखोगे तो फिर जैसे चाहते हो ऐसे बजा सकते हो। फिर कुछ लोगों ने ऐसे बोला, दातार जी का जो वायलिन बजाते हैं वो गायकी बजाते हैं। हम गांव के लोग हैं, हमको गायकी नायकी कुछ पता नहीं था। तो गायकी क्या होता है ना, उसके लिए गाना सीखना पड़ता है। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि गाना कैसे सीखा जाए। वो तो भगवान का खेल है, सब वो करा लेता है जिससे करवाना है। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। मैं कटक जाता था सीखने थोड़े से वायलिन थोड़ा बहुत। तो मैंने सुना पंडित सुरेश रामचंद्र कुलकर्णी जो बेलगांव के हैं, वो वहाँ आए हैं।
और वो ऐसे छोड़ के चले गए थे वहाँ कुछ करने के लिए। और बहुत विद्वान, मतलब आज मैं सारा भारत या विदेश भी घूम चुका हूँ, लेकिन उन जैसा विद्वान मेरे सामने नहीं आ रहा जिसके सामने आप सरेंडर कर दो अपने आप को। तो आप अभी सुनेंगे तो मेरे से कुछ आपको पता चलेगा। तो मैंने जाके शरण लिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं वायलिन नहीं सिखाता। मैं बोला मुझे आपसे वायलिन सीखना नहीं है, मुझे गाना मैं दातार जी से वायलिन सीखूंगा, लेकिन गाना सीखना है। उनके पास मैंने वो ट्रेनिंग में आपको क्या बताऊं, सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक एक सेशन, शाम को 5 बजे से 11 बजे तक 2 सेशन, एवरी डे 10 ईयर्स मैंने उनके पास आना जाना किया। तब परमिशन नहीं था कि बजाने के लिए। आजकल जैसा नहीं, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था, टीवी तो असंभव था, ओनली रेडियो, जो भी है। फिर मैंने, वो बोलते थे, उनको पता कैसे था कि मैं बहुत जल्दी गुजर जाने वाला हूँ। वो बोलते थे मेरा कुछ हुआ तो एक इंसान है जो इंडिया का, वो है पंडित LK पंडित जी। अच्छा, दिल्ली में है, वो ग्वालियर घराना का डॉन है, उनके पास चले जाना। मैं उनके पास चला गया दिल्ली। तब रेडियो में मेरा सर्विस हो गया, इन बिटवीन सब कुछ हुआ, तो दिल्ली चला गया। तो दिल्ली जाके वहाँ मैंने वायलिन सीखा पंडित LK पंडित जी से। मुझे 30 साल हो गया था तब तक, दातारी से मुलाकात नहीं। यहाँ एक बात और बताऊंगा आपको, गुरु देता है, कैसा है बात, ये बोलते हैं ना, शास्त्र बोलता है कि गुरु ही गुरु देता है। मैं दातार जी के पास सीखूंगा तो कोई मुझे बोला दातार जी का जो टोनल क्वालिटी है वो वेस्टर्न है। मैंने 5 साल वेस्टर्न म्यूजिक सीखा। अच्छा, वेस्टर्न जैसा बजाऊंगा। किसने बोला दातार जी का जो वायलिन बजाने का शैली है वो महाराष्ट्र म्यूजिक का बहुत इम्पैक्ट है उसके ऊपर। मैं मराठी नाट्य संगीत सीख गया, नाट्य संगीत जिसके मैं थोड़ा सा आपको अभी झलक सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा बिल्कुल कि हमने कैसे नाट्य संगीत, और नाट्य संगीत शायद हमारा इंडिया का टप्पा के बाद ये एक संगीत है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बराबर है। बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए मैंने गला को तैयार किया और मुझे गुरु मिले बहुत अच्छे, तैयार करने के लिए समय नहीं लगा, फटफट फटफट हो गया। देखिए आप, तेजो निधिलो तेजो निधिलो गोला भास्कर हे गगन राजा, भास्कर हे गगन राजा, तेजो निधिलो दिव्य तुझा तेजानी, दिव्य तुझा तेजानी, जगमगळे गगन आज, जगमगळे गगन आज, जगमगळे गगन आज, हे दिनमणि व्योम राजा, हे दिनमणि व्योम राजा, भास्कर हे गगन राजा, भास्कर हे गगन राजा, तेजो निधि। क्या बात है, आपने तो वसंतराव जी की याद दिलाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फारुख जी, मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की अलीकडे सारंगी वादक खूप कमी दिसतात। जी जी। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे जो कहा जाता है, वो सच में वैसे सही है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार आदाब करता हूं और सबसे हमारे जितने सीनियर हैं उनसे सबसे इजाज़त लेते हुए शुरू करता हूं। मेरी तालीम मेरे घर में ही हुई और जब मैं पैदा हुआ तो सारंगी सुनी मैंने घर में, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मैं सारंगी सुनता था। मगर सबसे पहले पिताजी ने मेरे को रिदम सिखाया कि तबला सीखो पहले। अच्छा। क्योंकि कोई भी म्यूज़िक के लिए आपके काम में या आप जो साज सीख रहे हैं उसमें रिदम होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे 4-5 साल पहले तबले की तालीम दिलवाई मेरे बड़े भाई से। उसके बाद फिर मेरी सारंगी की तालीम शुरू हुई, और सारंगी की जब तालीम शुरू हुई तो मैं कोई भी बंदिश बजाता था तो वो ताल के साथ इतनी अच्छी लगती थी। तो पिताजी ने सबसे बोला कि भाई पहले कोई भी म्यूजिशियन को सबसे पहले तालीम तबले की लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बिना ताल के तो गाना बजाना, सुर और ताली तो है हमारे गाने बजाने में। तो ये तो हो गई तालीम की बात। और तालीम मैंने मेरे पिताजी भी और मेरे उस्ताद भी, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां साहब सारंगी प्लेयर,
जो एक सारंगी का बहुत बड़ा नाम था। हाँ, तो तालीम मेरी उनसे हुई। और दूसरी बात ये कि सारंगी अभी बहुत लोग सीख रहे हैं सारंगी। सारंगी को क्या लोगों ने पहले डरा दिया, अगर नहीं बहुत मुश्किल साज है, मुश्किल साज है नो डाउट, क्योंकि इतने सारे स्ट्रिंग हैं इसमें, 42 स्ट्रिंग हैं। तो लोग कहते कैसे मिलाएंगे इसको, फिर कैसे बजाएंगे, और फिर मिलाने बजाने के बाद फिर तालीम उस टाइप से होना चाहिए। क्योंकि सारंगी के 2 घराने हैं, एक ग्वालियर घराना और एक दूसरा भी घराना है। हमारी तालीम जो हुई है वो गायकी अंग से हुई पूरी, कि गायकी अंग से तालीम आपकी होएगी तो झूमरा, तिलवाड़ा, एकताल ये सब, क्योंकि आपको पूरा बंदिश को भरना पड़ता है वो। तो इसलिए जो हमारी तालीम है पूरी गायकी अंग की है। और उस्ताद ने या पिताजी ने हमारे इस ढंग से हमको तालीम दी कि इसका पलटा भी तैयार हो जाए और इसका हाथ भी तैयार हो जाए। जैसे कुछ बंदिश है ऐसी समझाते थे वो कि उसमें आप वो बंदिश भी और हाथ भी तैयार हो रहा है उसमें। तो ऐसे मेरी तालीम शुरू हुई।